लाख पर 272 का है। यानी हमारे भारत में सबसे ज्यादा रोग हृदय रोग हैं, उनका आंकड़ा सबसे ज्यादा है। और इसमें जो 25% जो मृत्यु होती है वो केवल सिर्फ हृदय रोग के कारण ही है। तो डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूंगी कि जो हम हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ 25% साइलेंट हार्ट अटैक भी होते हैं, तो उनकी क्या वजह है, क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जब हार्ट अटैक की हम बात करें तो अमूमन मुख्य रूप से जो हम चाहेंगे कि लोगों को समझ में आना चाहिए, मुख्य रूप से सीने में दर्द, सीने में भारीपन, ये तो वो हार्ट अटैक हुए जिसमें कि मरीज को लक्षण हुए और वो तुरंत पहुंचता है डॉक्टर तक। पर जो दूसरा विषय जो आप जानना चाह रहे हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक किसे कहते हैं, साइलेंट अटैक हम तब मानते हैं कई बार हमारे पेशेंट्स जिनको कभी चेस्ट में पेन नहीं हुआ, लेकिन जब वो जांच कराने पहुंचे तो उनकी जांचों में हमें पता चला कि उनको अटैक है। तो उनको लक्षण अमूमन आते हैं कि अचानक से उनको सांस फूलने लगना। वो पिछले 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन अब अचानक से उनको थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा भी काम करने पे सांस फूल रहा है। या वो ऐसा कह पाते हैं कि कल तक तो मैं सारे काम कर पा रहा था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से ऐसा लग रहा है कि अब मैं 100 कदम भी चल रहा हूँ तो मैं जल्दी थक जा रहा हूँ, मेरे को आराम करना पड़ रहा है, उसके बाद ही मैं आगे चल पा रहा हूँ। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक के टिपिकल या कहें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो नहीं आते और उन्हें असामान्य से सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से वो चिकित्सक का परामर्श नहीं ले पाते। अब बात आती है कि इस तरह के लक्षण किन मरीजों में होते हैं। तो अमूमन हमने देखा है कि इस तरह के लक्षण उन मरीजों को हैं जिनको पहले से डायबिटीज़ है या जो बहुत ज़्यादा एज्ड हैं, एल्डरलीज हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको किडनी की परेशानियां हैं। तो इन मरीजों में जो हृदय की तंत्रिकाएं हैं वो पेन के लिए इनसेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको दर्द का आभास नहीं होता, लेकिन उनको हार्ट अटैक हो रहा होता है, इसके बावजूद भी उन्हें दर्द नहीं होता। तो ये वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिन्हें हम साइलेंट अटैक देख पाते हैं। तो इस तरह के मरीजों के लिए मेरी तरफ से यही परामर्श है कि कभी भी उनको इस तरह के कोई लक्षण लगें जो उन्हें असामान्य लग रहे हैं, कि अब वो जल्दी थक जा रहे हैं, जल्दी सांस फूल जा रहा है, या उन्हें अचानक से बेचैनी महसूस हो रहा है, घबराहट महसूस हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और उन्हें किसी भी चिकित्सक से परामर्श लेना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि एक उम्र हुआ करती थी 50-60, लेकिन आजकल हम युवाओं को भी देखते हैं तो इसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि आजकल उनके खान पान या रहन सहन में? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से भी बता पाऊंगा, क्योंकि 2008 से 2011 तक जो मेरी थीसिस रिसर्च था उसका टॉपिक ही यही था, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इन यंग पेशेंट्स। जब मैं सफदरजंग में था तो 2008 से 11 तक मैं डॉक्टर संदीप बंसल सर, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके गाइडेंस में ही मैंने ये रिसर्च किया था। और हम लोगों ने ये देखा कि हमारी देश में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम उम्र पे हार्ट अटैक हो रहे हैं। जो यंगेस्ट पेशेंट हमारे उस स्टडी में था वो 20 साल से कम उम्र का लड़का था जिसको हार्ट अटैक हुआ था। तो उसमें कुछ फैक्टर्स थे जिनको हम लोगों ने अध्ययन किया और फाइनली यही पाया कि हमारे यहाँ जो सबसे मुख्य कारण पाया गया वो है स्मोकिंग। बिल्कुल। जो तंबाकू का सेवन है और विशेषकर बीड़ी या सिगरेट के रूप में, धूम्रपान के रूप में, ये एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स मेरी उस स्टडी में हम लोगों ने पाया, जो कि उन सारे यंग पेशेंट्स में था। दूसरा जो फैक्टर आया वो आया उनके अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको कम उम्र में ही डायबिटीज़ थी और उन्हें ये हार्ट अटैक 40 वर्ष से कम उम्र में ही हुआ। तो उस चीज़ को हम लोगों ने, जो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसमें भी पब्लिश हुआ था 2012 में वो पेपर, और उस रिपोर्ट को नेशनली सभी ने एक्सेप्ट भी किया। तो ये मुख्य कारण थे जो हमारे देश में यंग लोगों को समय से बहुत पहले हो रहे हार्ट अटैक का कारण है। इसके साथ साथ जो करंट स्टेटस चल रहा है हमारे देश में इस बीमारी से संबंधित, उसका मुख्य कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। शारीरिक जो हम लोग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज जो करते थे वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। हम लोग साधनों पर इतना ज़्यादा निर्भर हैं कि अब हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटीज़ पूरे दिन में होता ही नहीं है।
जो मुख्य कारण है। इसकी वजह से हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो सब डिरेंज हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना और ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं। और यही चीज़ें हैं जो ग्रेजुअली हमारे पेशेंट्स को हार्ट अटैक के लिए प्रोन कर देती हैं कि उसमें कम उम्र पे हृदयाघात का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ही खूबसूरत जानकारी। और इसके पश्चात मैं बात करना चाहूँगी कि अगली जो बीमारी है हाइपरटेंशन, जिसे हम उच्च रक्तचाप भी कहते हैं और कभी कभी हम धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है और इस वृद्धि के कारण रक्त की धमनियाँ रक्त के प्रवाह को बनाए रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है और ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी हाइपरटेंशन की कि जो हाइपरटेंशन के जो रोगी होते हैं उन्हें सांस लेने में और व्यायाम करने में तकलीफ होती है। क्या वजह है, क्या लक्षण है इसके? बहुत ही अच्छी बात है। ब्लड प्रेशर हम कहें, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, ये इस समय बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुख्य कारणों में तो यही है हमारे खान पान में कमियां और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाना। पर इनके दुष्प्रभाव की बात करें तो मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के 4 अंगों को प्रभावित करता है। पहला ब्रेन, दूसरा हमारी आँखों की रोशनी, तीसरा हृदय और चौथा हमारे गुर्दे को, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो ये 4 कॉमन टारगेट ऑर्गन्स हैं जिन्हें उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। अमूमन मैंने देखा हुआ है कि हमारे पेशेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो दवाइयाँ एक बार आप किसी भी डॉक्टर को दिखा के ले लेते हैं, उसके बाद जब उन्हें तकलीफ हुआ, जब उन्हें सिर दर्द हुआ तो उन्होंने वो दवाई खाया, नहीं तो नहीं खा रहे हैं। या जब उन्होंने चेक किया और लगा कि ब्लड प्रेशर हाई है तो दवाई ले लिया, अदरवाइज नहीं ले लिया। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर या इस तरह की जो हृदय से संबंधित तकलीफ़ें हैं, ये तकलीफ़ें एक तरह से डिसऑर्डर्स हैं, ना कि डिजीज़ हैं। हम इन्हें क्योर नहीं कर सकते, हम इन्हें मैनेज करते हैं, इनका मैनेजमेंट किया जाता है। वो हमारे पेशेंट के खुद के एफर्ट्स से प्लस चिकित्सक के परामर्श दोनों से ही संभव है। ये किसी एक के हाथ में नहीं है कि सिर्फ चिकित्सक चाहे कि वो अच्छी दवाइयाँ लिख देगा तो हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा, या मरीज चाहेगा कि वो सिर्फ अपने खान पान और अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके इस बीमारी से ठीक हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति बिल्कुल समय समय पर परामर्श ले। जब ब्लड प्रेशर एक लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से हृदय को अपनी सामान्य से कई गुना ज़्यादा शक्ति से और फोर्स से काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारे के सारे इफ़ेक्ट्स उस पर आने लगते हैं। धीरे धीरे हार्ट अपनी क्षमता से अधिक काम जब नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे हार्ट फेल्यूर स्टार्ट हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों को आप किसी चिकित्सक के अंडर कंटिन्यूसली फॉलोअप में नहीं रहेंगे तो 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद जब एक बार हार्ट फेल्यूर स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, जिनके कि परिणाम आगे की उम्र में बहुत ज़्यादा खराब होते हैं। धीमी धीमी या मूसलाधार, आज बारिश कितनी बढ़ेगी आपसे अच्छा कौन जाने। फसल के लिए साधारण सल्फर या सल्फर मिक्स, अरे किसान से अच्छा कौन जाने, क्योंकि इसमें मिलता है बेंटोनाइट सल्फर का लंबा असर और सल्फर पाउडर का तुरंत परिणाम। ग्रोमोर सल्फर मैक्स जल्दी असर दिखाए और लंबा साथ निभाए। जी, उत्तम बात कही आपने कि जैसे हम हाइपरटेंशन की अभी बात कर रहे थे कि एक जो वजन बढ़ना उसका भी एक कारण हो सकता है मुख्य। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो खान पान, हमारी एक्टिविटीज़ और उन एक्टिविटीज़ से ही जुड़ा एक पार्ट आ जाता है कि मोटापा, वजन का बढ़ना, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। हमने पाया गया है कि यंग पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव हैं उनमें या तो उनकी खान पान की वजह है या उनमें मोटापा एक मुख्य कारण है जो उनके हाई ब्लड प्रेशर को का मुख्य कारण बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी की दर्शकों, कोरोनरी धमनी जिसे हम CAD भी कहते हैं, शरीर में सही कार्य करने के लिए रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में जो हृदय को रक्त पहुंचाती हैं हमारी रक्त वाहिकाएं। जब ये धमनियां सक्रिय और ब्लॉक हो जाती हैं तब हमें इसके उपचार की आवश्यकता पड़ती है और कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जैसे आपने बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो कोरोनरी आर्टरी मीन्स जो हृदय को शुद्ध खून लेके जाने वाली नालिकाएं हैं या धमनियां हैं। हाँ, रक्तवाहिका। तो मुख्य रूप से हमारे शरीर के हृदय में 3 कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हृदय के
संपूर्ण हिस्सों को अलग अलग रास्तों से खून सप्लाई कर रही हैं। इनमें थक्का जम जाना या इनका सिकुड़ जाना, यही मुख्य कारण है इनके जरिए जो खून शरीर को जा रहा है उसमें कमी आना। और हृदय एक ऐसा अंग है शरीर का जो कि बर्थ से और डेथ तक कंटिन्यूसली काम करता है, वो किसी भी दिन रेस्ट नहीं करता। तो उसके लिए आवश्यक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, उसे हम कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि उसे इस चीज़ की ज़रूरत कंटिन्यूसली है, लगातार है। और इन नालिकाओं में रुकावट आना हमेशा एक ही चीज़ को प्रभावित करता है, हार्ट की पंपिंग को। या हम इसको कहें कि जब हमारे सप्लाई और डिमांड की वजह से, और डिमांड हार्ट की है कि उसे कंटिन्यूसली पंप करना है, जब हम एक तरफ से उसकी सप्लाई को कम करेंगे तो हार्ट नॉर्मल काम नहीं कर पाएगा। और यही मुख्य वजह है कि जब हार्ट की नालिकाओं में रुकावट आती है तो अचानक से ही मरीज को लक्षण आते हैं और हार्ट कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हमेशा एक इमरजेंसी की तरह ही पेशेंट को लेना चाहिए, इसमें कतई ही डिले नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे रुकी हुई धमनी होती है, कई साल लग जाते हैं इसको विकसित होने में, तो इसके क्या गंभीर लक्षण हो सकते हैं? हमारे दर्शक उपाय भी जानना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, अमूमन हमने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल और इन सब के जमाव होने से, अगर हम खून की इन नलियों का अध्ययन करें तो इनमें फैट, जिसे हम लिपिड कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो कहते हैं, ये इन धमनियों में धीरे धीरे करके जमा हो रहा होता है। और ये मुख्य रूप से उन्हीं लोगों में होता है जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या जो स्मोकर्स हैं, डायबिटिक हैं, या किडनी परेशानियों से हैं, या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। ये अमूमन उन्हीं लोगों में हो रहा होता है। अब हम हृदय के दो तरह के पेशेंट्स देख पा रहे हैं। एक तो वो देख रहे हैं जिनकी उम्र 50 या 60 से ज़्यादा की है, और दूसरे पेशेंट वो हैं जो कम उम्र के हैं। तो हमने देखा है अमूमन कि जिनको कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, उनकी नालियों में कोलेस्ट्रॉल तो थोड़ा जमा है, लेकिन वो नालियाँ इतनी कमज़ोर हुई कि अचानक से खून की नाली फट गई और वहाँ थक्का जम गया। तो वो पूर्ण रूप से 100% बंद होकर आती हैं, 100% ब्लॉक होती हैं, और उन्हें मेजर अटैक होता है एक यंग एज पे। जबकि दूसरी तरफ पेशेंट वो हैं जो एज्ड हैं, 60 से ऊपर हैं, उनमें ये डिजीज़ पिछले 20 साल या 25 साल से चल रही होती है। और वो जब हमारे पास आते हैं तब हमने उन्हें देखा कि उन्हें अमूमन 2 या 3 नालियों में बीमारियां होती हैं। उनको 80-90% की तरह की रुकावटें होती हैं, और उनमें टोटल ऑक्लूजन कहें या जैसे 100% ब्लॉकेज कहें, ये अमूमन यंग के तुलना में कम होता है। तो यंग पेशेंट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी उम्र कम है, उनको जो हृदय का आघात होता है वो बहुत सीवियर फॉर्म में होता है, नसें पूर्ण रूप से बंद होकर आती हैं। इसलिए उन लोगों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब भी उन्हें कुछ अनयूजुअल सा फील हो, कि सडन चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना हो रहा है, सांस फूल गया, तो आपको कंसल्ट करना ही करना है, क्योंकि ये बीमारी आपको ज़्यादा घातक हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि हार्ट फेलर, कुछ लोग हृदय की विफलता का सीधा अर्थ ये नहीं है कि आपको हृदयघात हुआ है, और इसमें जो हार्ट है अच्छी तरीके से खून को पंप नहीं कर पाता, और हृदय की विफलता का जो अर्थ है ये नहीं है कि आपको हृदयघात हो रहा है। तो इसमें अंतर क्या है? कई जैसे रोगी होते हैं, सामान्य तौर पर उनको हार्ट फेल हो जाता है, तो क्या हम हृदयघात भी उसे कह सकते हैं? क्या अंतर हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने शुरुआत में ही हमने कहा कि हृदय की बीमारियों को 3 हिस्सों में बांटा था। हृदय की ब्लड की नालियों से संबंधित, हृदय की मांसपेशियों से संबंधित, और हृदय की धड़कन से संबंधित। हार्ट फेल्यूर जो है, हार्ट फेल्यूर मीन्स कि द हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड प्रॉपरली, कि वो हार्ट जितना डिमांड है हमारी बॉडी की उसके अकॉर्डिंग ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। इसके कारण हो सकते हैं कि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो गई। मांसपेशियां कमजोर होने का कारण या तो हृदय का आघात हो सकता है, या अन्य किसी वजह से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो गई। सामान्यतः जिनको बड़ा अटैक होता है हार्ट का, या जिनकी हार्ट की नस बंद है, उसकी वजह से जब हार्ट वीक हो जाता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हार्ट फेल्यूर की स्टेज में चले जाते हैं। अगर उनका समय पे उपचार कर दिया जाए, जिसको कि हम या तो खून को पतला करने का इंजेक्शन लगा के, या स्टेंट करके, या बाईपास करके, ये मुख्य 3 उपचार के तरीके हैं जिनसे हम उनकी नालियों को खोल देते हैं। अगर समय पे मरीज को ये इलाज मिल जाता है तो उनको भविष्य में हार्ट फेल्यूर का खतरा नहीं रहता।
लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं जिसमें कि हार्ट की मांसपेशियां ही कमज़ोर होने लगती हैं, जो कि अनुवांशिक बीमारी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उनमें कई बार पेशेंट्स का जो हम कहें बीमारी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती। उस कंडीशन में मरीज को समय समय पर अपनी जांचें और दवाइयों को बराबर लेते रहना होता है, क्योंकि अन्यथा जो हृदय के फेल होने की जो गति है वो और तीव्र हो जाएगी। मतलब उसको मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर आज स्टार्ट हो रहा है, इसके सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं और लेकिन अगर वो दवाइयों को प्रॉपर लेते हैं, समय पर लेते हैं, तो यही बीमारी जो है वो अगले 10 साल या 15 साल में भी पूरी रूप से खराब हृदय नहीं होता और डॉक्टर साहब यहाँ पर ये है, जैसे अभी हम हृदय की विफलता की बात करें, हार्ट फेल की, तो इसमें स्टेजेस भी होते हैं। तो बताया जाता है कि स्टेज सी में जैसे व्यायाम या थकान ऐसा हो जाता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके क्या उपाय हो सकते हैं और क्या संकेत हो सकते हैं? देखिए, इसकी बिल्कुल आपने जो कहा स्टेजेस की बात करें तो हमें स्टेजेस 4 स्टेजेस रहती हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो उन पेशेंट्स की है जिन पेशेंट्स को हार्ट में अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन उन्हें रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनको कभी भविष्य में हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर वो पेशेंट आए जिनमें और चौथी कैटेगरी में वो पेशेंट हैं जिनको रेस्टिंग स्टेज में भी परेशानी है कि वो बिस्तर पे हैं या कुर्सी पर भी बैठे हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं है, तब भी सांस फूल रहा है। तो जो पहले 2 कैटेगरी हैं, जब पेशेंट्स के को नॉर्मल काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, उस स्थिति में हमारा मुख्य टारगेट होता है कि उसको जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं हम उनको पूरी तरह से ध्यान दें। कोई स्मोकर है तो उसको बताना है कि आपको स्मोकिंग करनी ही नहीं है, कोई अल्कोहलिक है तो बताना है कि आपको ये करना ही नहीं है, अन्यथा आपका भविष्य अच्छा नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते हैं तो उस मरीज को भविष्य में हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम है। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनियमित हमारी जीवन शैली, खान पान में लापरवाही बरतने से ये बीमारी हमारे चपेट में आ जाती है। अगर हम थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें और थोड़े सावधानी अगर इसमें हम बरत लें तो इस बीमारी से कुछ हद तक बचा जा सकता है। तो सॉल्यूशन की हम यहाँ बात करेंगे कि हृदय रोग जो है इसके क्या उपाय हैं, क्या इससे बचने के लिए हमें करना चाहिए? जो फर्स्ट स्टेप है जो सारी बीमारियों पे ही लागू होता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 2 पार्ट्स हैं, हमारे आहार, आचार विचार प्लस हमारी दिनचर्या। तो सबसे पहले तो खान पान। हमने देखा है कि हमारे जो देश की खाने की आदतें हैं उनमें हरी सब्जियां, फल, इनकी मात्रा बहुत कम है। हमारे यहाँ के खान पान का मुख्य जो है वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है। अधिकांश हिस्सा हमारे खान पान का कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, जो कि एक अच्छा मटेरियल नहीं है। हमारे खान पान में कम से कम 1/3 हिस्सा हरी सब्जियां और फलों का होना चाहिए, 1/3 हिस्सा कम से कम प्रोटीन का होना चाहिए, 10% के लगभग अच्छा फैट या ऑयल होना चाहिए और रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होना चाहिए। पर हमारे यहाँ लगभग 50-60% जो हमारी डाइट है वो पोर्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, मीन्स गेहूँ या चावल इससे संबंधित। ये सबसे मुख्य कारण है जो मोटापे को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अन्य दुष्परिणाम आते हैं। तो पहला तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में हरी सब्जियां और फल इनकी मात्रा जरूर हो, हर पोर्शन में, दिन के खाने में भी और शाम के खाने में भी। दूसरी बात आती है कि हमारी दैनिक दिनचर्या। अमूमन हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं लेट नाइट तक जागना, लेट मॉर्निंग में उठना, ये है जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो चुकी है। हमें सभी को, हर एज के लोगों को कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट तक प्रतिदिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी फॉर्म में करनी ही चाहिए। या तो वो टहलने जाएं, या वो जॉगिंग करें,
या किसी जिम के साथ अटैच होके वहाँ जो वर्कआउट करना चाहें वहाँ कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। पर किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में हमें ज़रूर इन्वॉल्व रहना है। नंबर 2, किसी न किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। हमारे यंगस्टर्स अब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में उतने इन्वॉल्व नहीं है जितना जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब रहते थे। लोग नहीं देख रहे हैं, अधिकांश बच्चे मोबाइल्स, टीवी, सिनेमा इनमें इन्वॉल्व होते हैं, स्पोर्ट्स में नहीं, जिसकी वजह से ये बीमारियां हमारे यंग लोगों में बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हम सबको ध्यान देना पड़ेगा और यही चीज़ें हैं जो हमें भविष्य में इस बीमारी से बचा सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात कही आपने हमारे दर्शकों के लिए कि यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, हमारे दर्शकगण जानना चाहेंगे कि आज जैसे हृदय रोग रोग हैं जो डॉक्टर्स इलाज करते हैं, तो एक नई पद्धति हमारे यहाँ आई है, क्या इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानना चाहेंगे? देखिए, अभी पिछले अगर 2 दशकों की बात करें तो हमारे शहर में बहुत सारी हृदय रोग से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे अधिकांश पेशेंट्स को दिल्ली या कहीं बाहर ही जाना पड़ता था। पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही अच्छे प्रयास किए गए और अब वो सारी सुविधाएं हैं। इवन मैं भी इसी वजह से यहाँ अपनी सेवा दे पा रहा हूँ क्योंकि ये सुविधा अब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जो मुख्य इलाज है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रूव्ड हम कहें या जिसके लिए रिकमेंडेशंस हैं, वो होता है कि किसी भी मरीज का समय रहते लगभग 2 घंटे के भीतर उपचार हो जाए। हार्ट अटैक होना और उसके इलाज के बीच जितना छोटा इंटरवल होगा, जितना छोटा गैप होगा, उतने ही आगे उसके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो अब जो रिसेंटली हमारे यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इन सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के पेशेंट्स को हम तुरंत जांच कर पाते हैं और अगर उनकी कोई खून की नस बंद आती है तो हम उसका इलाज कर पाते हैं, जो कि अब बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही लाभकारी है पेशेंट्स के लिए। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर साहब एक सवाल और कि ऐसा माना जाता है ग्वालियर के भिंड